अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर। बहुत ज़्यादा आप टीवी पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कि एक नई वबा आ गई है जिससे लोग बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे डिस्कस करूं। इनिशियली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस वायरस की थोड़े से बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सिम्टम्स को, इस सिम्टम्स से मुराद इनकी अलामात को, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या है और उसे बचा कैसे जाता है। पहले नंबर पर तो ये कि जो मंकी पॉक्स वायरस है ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक ग्रुप होता है, ये उसका पार्ट है और ये जूनोटिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये वायरस सबसे पहले 1958 में डेनमार्क में एक रिसर्च सेंटर में कुछ मंकीज़ थे जिन पर रिसर्च हो रही थी, तो उनमें ये रैश अपीयर हुआ, वो बीमार होना शुरू हुए। तो वहाँ से पता चला कि जी ये कोई एक नया वायरस है जिसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। लेकिन ह्यूमन फर्स्ट रिकॉर्डेड जो या नोन केस है वो कॉन्गो में 1971 में पता चला। उसके बाद गाहे बगाहे वहाँ पर केसेस आते रहते थे, लेकिन वहाँ से भी जो दूसरे मुल्कों में केसेस गए वो ट्रैवल की वजह से डायग्नोज होते रहे। इसके अलावा फिर अब आकर ऐसे मुल्कों में भी मंकी पॉक्स के केसेस आ रहे हैं जहां जिन लोगों की ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं होती। तो जिस तरह मैंने शुरू में बात की, ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी कि ये जानवरों से लगता है। अब लगने के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं? नंबर वन, इसमें जैसे मैंने जिक्र किया मंकी पॉक्स नाम ही इसका इस वजह से रखा गया था, क्योंकि पहला ये मंकी में अपीयर हुआ था। चूहों से लग सकता है, गुलहरियों से, लेकिन फिर भी स्टिल अभी तक इसका एग्जैक्ट रिजर्वायर नहीं पता कि कौन सा जानवर है जिससे ये लगता है। जानवरों से ये स्क्रैच की वजह से, बाइट की वजह से, या जहाँ पर इनको खाया जाता है अंडर कुक्ड अगर फूड हो उसकी वजह से, या किसी भी एनिमल की सिक्रीशंस के साथ क्लोज कांटेक्ट हो तो उससे ये इंसान को लगता है। फिर ये इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये किस तरीके से होगा? आपकी खांसी के ज़रिए, रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट्स के साथ, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी है। मदर टू जो एक प्रेग्नेंट औरत का बच्चा होता है, फीटस या छोटा बेबी है, उसको भी ट्रांसमिट हो सकती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं थ्रू प्लेसेंटा। इसके अलावा एक ऐसा पेशेंट जो डायग्नोज है मंकी पॉक्स का, इन्फेक्टेड है, वो अगर किसी जगह पर सरफेसेस को छूता है या जहाँ उसकी जो कोई सिक्रीशंस है वो लगती हैं, और अगर उन सरफेसेस को भी आप टच करें तो आपको मंकी पॉक्स इन्फेक्शन या ये वायरस लग सकता है। इसके अलावा अगर हम इनकी अलामात की बात करें, अलामात में बुखार का होना, सर दर्द का होना, कमर दर्द, गला ख़राब होना, सांस की तंगी होना जो कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा रैश अपीयर होना जो कि इनिशियली पहले चेहरे पर होता है, चेहरे के बाद फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स पर स्प्रेड करना शुरू कर देता है। इसके अलावा लिम्फ नोड या गदूद जिन्हें हम कहते हैं उनका बढ़ना, तो इसमें लिम्फ नोड भी इनलार्ज होते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये कुछ लोगों में रैश अपीयर स्टार्ट हो जाता है। इसका बेसिकली अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो वो 6 to 13 डेज़, या फिर कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि ये 8 to 21 डेज़ तक भी होता है। सो जब ये रैश अपीयर हो जाता है, रैश 21 दिन तक या 2 to 3 वीक्स में डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, क्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं रहते, लेकिन जब तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है या पेशेंट सिम्टोमेटिक है उस दौरान ये दूसरों को भी इन्फेक्शन लगा सकता है। हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर ये रैश अपीयर होता है, इस रैश से या इस फ्लूइड से PCR टेस्ट किया जाता है जिसकी बेस पर डायग्नोसिस किया जाता है कि फ़लाँ पेशेंट में मंकी पॉक्स वायरस पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पर तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। अगर बुखार है, बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, हाइड्रेशन अच्छी दी जाती है। कुछ मुल्कों में एंटी वायरल ड्रग्स भी अप्रूव हुई हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो स्मॉल पॉक्स जिनको वैक्सीन लगी हो तो वो भी इस
बीमारी से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के अलावा बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कुछ लोगों में इंसेफेलाइटिस, दिमाग की सोजिश होना, सवेयर नमूनिया होना, सवेयर इन्फेक्शन होना और सेप्सिस की वजह से फिर आपका मल्टी ऑर्गन या जिस्म का सारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसका कोलैप्स हो जाना शामिल है। जहाँ तक इस बीमारी से बचने का ताल्लुक़ है, देखें जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये जानवरों से इंसानों में या इंसानों से इंसानों में फैलती है। अगर आप सबसे पहले तो केस आइडेंटिफाई करें, अगर आपको पता है आपके घर मोहल्ले हमसाए में कहीं कोई पेशेंट है, तो आप अगर उनकी तरफ पहले तो कोशिश ये करें कि उसे आइसोलेट करें उस पेशेंट को। कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार उस पेशेंट की तीमारदारी के लिए जाया जाए या उससे क्लोज कांटेक्ट किया जाए। अगर आप कहीं जाते भी हैं तो ग्लव्स का और मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं पेशेंट की अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट आपकी फैमिली में है तो उसको घर में ही आइसोलेट कर दिया जाए। जहाँ उसकी रैश अपीयर हो गया है या जैसे हम पैप्यूल्स कहते हैं, एक छोटा सा ऐसे एलिवेशन होती है स्किन पे जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, अगर वो अपीयर हो गया तो उसे किसी गॉज से, कपड़े से, बैंडेज से कवर कर दीजिए ताकि उसकी क्रस्टिंग या फ्लूइड या जो डिस्चार्ज है उन चीज़ों से वो किसी और को इन्फेक्टेड ना करें। प्रिवेंशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई है तो उसे जरासीम नहीं इफ़ेक्ट करता। बहरहाल इन एनी केस ये बीमारी लीथल नहीं है। 3 to 6% लोग हैं जो इससे एक्सपायर होते हैं, लेकिन ये बहुत आराम से ट्रीट हो जाती है। पेशेंट 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं और उसके बाद वो ना तो किसी रेजिडुअल डिजीज़ का शिकार होते हैं, ना ही वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं।